हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, आज आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर का चौथा वीडियो तैयार कर रहे हैं और आपको इसमें आज बताना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। और दूसरा इसी के साथ इसी से कोरिलेट पैकिंग फ्रैक्शन है, तो इसमें आपको पैकिंग फ्रैक्शन भी बताएंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के नीट और जेई में भी 1-2 क्वेश्चन मिलता है। अभी 2020 नीट का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम पर क्वेश्चन था, जिसमें एज लेंथ दे दिया था और इन बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम में उसका रेडियस पूछा गया था। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं था, केवल आपको एज लेंथ का मान सब्स्टिट्यूट करना था। अब देखिए, इसमें आपको बताने के लिए एक क्यूब अर्थात यूनिट सेल बनाई है हमने, जिसका एज लेंथ आपको ए दिखाया है। और ये जो एटम है, इस एटम का जो रेडियस ऑफ एटम को हम एज्यूम करते हैं आर। अब देखिए, इस ए और आर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो पार्टिकल है ये एक लैटिस पॉइंट के रूप में या साइट के रूप में दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। एक मॉलिक्यूल जो इस एज पर रखा हुआ है इस तरीके से, और जो दूसरा इसको स्पर्श करता हुआ, तो यहाँ पर अगर इसका रेडियस आर है तो ये दोनों का ये आर और आर अगर सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो इसमें आपका ए और आर के बीच में सीधा सीधा रिलेशन आएगा। इन दो को हम अलग इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक क्यूब ये बन रहा है। तो अब आपने इससे ये जो आपका एज लेंथ है और ये आपका रेडियस है, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं, फॉर एसी सिंपल क्यूबिक सिस्टम में ए और आर के बीच में जो रिलेशन है वो है ए इक्वल टू आर या आर इक्वल ए बाई 2 हो जाएगा। ए बाई 2 हो गया, बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये एक एटम रखा है, दूसरा एटम है, और सिंपल क्यूबिक में दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये इसका 2r ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात सिंपल क्यूबिक सिस्टम की है। अब बात आती है फॉर इसमें FCC। अब देखिए, FCC के लिए यहाँ पर हम एक एटम इस जगह पर भी रखते हैं, और ये आपका फेस डायगोनल क्या बोला जाएगा? फेस डायगोनल बोला जाएगा, जिसके सेंटर पर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, फेस के सेंटर पर
कॉर्नर के अतिरिक्त जब एक एटम और रखा होता है उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। तो अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक एटम, ये फेस सेंटर वाला एटम और ये फिर एक नेक्स्ट कॉर्नर वाला एटम रखा है। अब अगर हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो कन्फर्म है ये R है, ये 2R है और ये R है। आ गई होगी बात समझ में। एक एटम ये है और एक ये रखा है, इस तरीके से ये टच कर रहे होंगे। अब इसमें अगर हम इसको A देते हैं नाम, इसको B देते हैं और इसको C, तो अगर हमको ये AB को ज्ञात करना है तो इसके लिए BC और AC ये कन्फर्म है, ये क्यूब है, एज लेंथ A है, तो इसको हम यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। आ गई बात समझ में। BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल देंगे। ये डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर और आपका हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2A, अब AB के मान को R के टर्म्स में हमको रखना है, तो ये जो AB है ये R, 2R और R, इस स्फीयर का रेडियस, इसका डायामीटर माने 2R और इसका रेडियस 4R हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 4R का जो स्क्वायर है वो 2A स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से 4R रूट 2A हो जाएगा। अब हम इसको मिटाल रहे हैं। यहाँ पर R इक्वल आपका हो जाएगा 1/2 रूट 2A। ये रिलेशन बिटवीन FCC क्यूबिक सिस्टम के लिए आ जाएगा 1/2 रूट 2A। ये आपका R की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थर्ड लिखते हैं फॉर BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम के लिए। अब देखिए बॉडी सेंटर यहीं पर, इसको हम हटाते हैं। देखिए इसका जो क्यूबिक है, जैसे एक रूम की बात कर लें तो रूम में एक ऊपर वाला कोना लें और उसके अपोजिट साइड में नीचे वाला कोना लेते हैं, तो इसको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं। ये आपका बॉडी डायगोनल हो गया। ये जो बॉडी डायगोनल है इसको हमने A लिख लिया है, इसको यहाँ पर D लिख लिया है। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें भी हमारा एक एटम बॉडी के सेंटर पर रखा हुआ था और जो बॉडी के सेंटर पर रखा है, रूम को अपने दिमाग में सेट करिए, बात समझ में आ जाएगी। वैसे मॉडल के माध्यम से यहाँ पर कोई इतना आवश्यक नहीं है। अगर एक कोना देखिए इस रूम का यहाँ पर लेते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाएंगे, ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा। इस कमरे की हवा में एक मॉलिक्यूल होगा, वो इस कॉर्नर पर रखे से स्पर्श करेगा और जो नीचे कोना है उससे स्पर्श करेगा। स्थिति BCC वाली आएगी। तो इस तरीके से ये आपका ये 2R हो जाएगा, R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा।
अब चूँकि इससे हम किसी चीज़ को तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस AD को कैलकुलेट करने के लिए हमें फेस डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी, और जो फेस डायगोनल है वो ये। अब देखिए ये जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। तो अगर ये AD है और इसको अगर हम इसको C ले लेते हैं और इसको B। अब देखते हैं, अगर इस चीज़ को पता करना है तो इस डायगोनल को पता करने के लिए ये और इसका, इस एज और इस एज का जैसा अभी यहाँ पर निकाला था, इस तरीके से फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। ये फेस डायगोनल हो गया, ये और ये कितना है आपका a। इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो AC स्क्वायर है वो देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो BC फेस डायगोनल है √2a, और ये एज लेंथ है AC स्क्वायर, ये आपका 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, AC 4r के बराबर है। तो यहाँ पर सिंस AC इक्वल 4r, तो 4r का स्क्वायर 4r इक्वल √3a, तो r √3/4a। ये BCC के लिए रिलेशन आ गया, r √3/4a। अब देखिए यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ तो RA/2 है, जो एज लेंथ है जस्ट उसका हाफ है। इसका मतलब है कि जो एटम कॉर्नर पर रखे हुए हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम में वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं। यहाँ पर चूँकि R और A के बीच में रिलेशन एकदम हाफ नहीं आया है, इसमें कहीं जो ये आपका आ रहा है, जब यहाँ पर एटम रखा होगा फेस पर तो एक दूसरे को कॉर्नर वाले एटम टच नहीं करेंगे, कॉर्नर का एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होगा। और ऐसा ही बॉडी सेंटर में जब एक बॉडी के सेंटर पर अर्थात क्यू के सेंटर पर रखा होगा तो कॉर्नर का एटम एक दूसरे से दूर हटा हुआ आपको नज़र आएगा। अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा होता तो यहाँ पर R और A के बीच में वही रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आ रहा है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर BCC के लिए आया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था नीट में जो 2020 में। यहाँ पर A 288 पिकोमीटर दिया गया था फॉर BCC के लिए, तो उसमें कहा गया था R की वैल्यू होगी, तो कुछ नहीं करना था, पहला ही विकल्प ठीक था, R √3/4 और यहाँ पर 288 पिकोमीटर। अब देखिए इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन को अगर कहीं ट्विस्ट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ को डायरेक्ट दिया जाना चाहिए वो डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्ट वे में देते हैं, जिसको हमें किसी दूसरे माध्यम से कैलकुलेट करना होता है। सेकेंड इसको यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड करते हैं यूनिट पर भी। इतना ध्यान रखिए, अगर कहीं A का यूनिट एंगस्ट्राम में है, पिकोमीटर में है या एनी, तो R की वैल्यू भी उसी में आएगी। तो उसको हम यहाँ पर कभी कभार क्या करते हैं कि ऑप्शन में A दे दिया पिकोमीटर में और R की वैल्यू यहाँ पर सेम लिखी हुई है लेकिन यहाँ लिख दिया एंगस्ट्राम, और दूसरे में भी नहीं लिखते हैं, तीसरे में भी नहीं लिखते हैं,
और चूंकि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए आखिरी ऑप्शन में लिख देते हैं, या तो पिकोमीटर लिख देंगे अथवा नन ऑफ दीज भी कर देते हैं, तो उसमें कभी कभार क्या है कि गलती होने के चांस रहते हैं जो भी स्टूडेंट होते हैं। अब चूंकि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर जो ठीक क्वेश्चन है उससे भी माइनस हो जाता है, चूंकि माइनस मार्किंग में बहुत ध्यान रखते हैं, शीघ्रता का भी रखते हैं और शुद्धता का भी रखते हैं। यानी ऐसी शीघ्रता भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपकी शुद्धता गायब हो जाए, और जब आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा तो ऑप्शन गलत जाएगा और माइनस मार्किंग में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ये आपका BCC और FCC और SC के लिए रिलेशन आ गया। अब देखिए एकदम इसी से कोरिलेट पैकिंग फ्रैक्शन है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो यूनिट सेल में जितने आपके इफेक्टिव एटम्स हैं उनके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लिया जाता है, उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होता है, उसका फ्रैक्शन कितना है, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है इसका, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो of the volume occupied by the atoms of unit cell to the total volume of unit cell। मतलब जो पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम है और जो एटम आपके वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए हैं उनका रेशियो अगर निकाल लिया जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। यहीं पर पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में जब निकालते हैं तो पैकिंग इफ़िशियंसी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पर अब देखिए, इनको हम एक जगह पर नोट किए ले रहे हैं, RA/2 या A बराबर 2R, और यहाँ पर FCC के लिए क्या आ जाएगा, A बराबर 2√2R, BCC के लिए A बराबर कितना आ जाएगा, 4/√3R। इस तरीके से अब इनका चूंकि पैकिंग फ्रैक्शन में यूज होना है, तो अब देखिए इस पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमको इस तरीके से फर्स्ट फॉर SC के लिए, अब देखिए आपको इसके माध्यम से थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिए 4 एटम्स एक लेयर में और जस्ट उसके ऊपर 4 एटम ऊपर हैं। अब इसमें इसके द्वारा जो पूरा ये एक यूनिट सेल बन गया, 8 कॉर्नर हैं। इस यूनिट सेल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर सब जगह पर तो एटम ने पूरे के पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाइड नहीं कर रखा है, तो इनके द्वारा जो ऑक्युपाइड कर लिया वो भी इफेक्टिव, यानी पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम को भी आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम इफेक्टिव एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाएगा उसका और टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, उसका रेशियो ही पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम निकालते हैं SC के लिए, यानी सिंपल क्यूबिक में पहले पैकिंग फ्रैक्शन की डिफिनीशन
ये जो V है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स, और ये जो V है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए यहाँ पर हमें सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितने इफेक्टिव एटम थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि केवल सिंपल क्यूबिक की जो डेफिनेशन थी कि केवल और केवल जब कॉर्नर पर एटम होते हैं और उस यूनिट सेल में कहीं भी कोई एटम नहीं होता है, उसे सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। इसमें इफेक्टिव जो एटम्स होते हैं वो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, तो टोटल इफेक्टिव एटम एक यूनिट सेल में 1 आएगा। तो यहाँ पर सिंपल के लिए Z की जो वैल्यू रखते हैं वो 1 आ जाएगी, और ये जो मैंने अभी रिलेशन निकाला था A = R होगा। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, एक एटम, चूंकि एटम को स्फेरिकल माना और सभी इक्वल साइज के हैं, तो एक एटम का जो वॉल्यूम है यानी Z की जगह 1 रख दिया जाएगा 4/3πr³। और जो आपका यूनिट सेल है उसका एज कितना है, A³ है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका AQ, यहाँ पर AQ, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। आ रही है बात समझ में? यूनिट सेल क्यूब है और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो AQ आएगा। अब इस तरीके से हम A की जगह पर ये मान सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 4/3πr³ और ये आ जाएगा 2R का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये 4/3πr³ और ये 8R³, R³ से R³ मर जाएगा और ये 4 2 जा हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये आपका आएगा π/6। π/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.52 इतना फ्रैक्शन। यानी अगर पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर 1 होगा, उसमें से जो एटम के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा वो 0.52 आएगा। इसीलिए यहाँ पर इसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पैकिंग इफ़िशियंसी ही मोस्टली पूछी जाती है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में इसका मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, पैकिंग इफ़िशियंसी यानी 52% एटम्स के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा, ये SC के लिए। अब देखिए सेकेंड फॉर FCC। FCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन। अब इस यहाँ पर इसमें हमने कितने इफेक्टिव एटम बताए थे, कॉर्नर के अलावा जब फेस के सेंटर पर भी होता है इस तरीके से, एक यहाँ पर एक यहाँ, इस तरीके से, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका 1/8 था, 8 होते हैं।
एक हो गया, 6 फेस होते हैं, 3 हो गया, 3 और 1 4। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, एक स्फीयर का, एक एटम का वॉल्यूम, और टोटल आपका ए क्यू होगा। अब चूंकि FCC के लिए A इक्वल टू √2r होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16/3 पाई आर क्यू, और ए क्यू की जगह पर 2√2r का होल क्यूब। तो ये 16/3 पाई आर क्यू, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 8√2 आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, और ये आपका 3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा। इसका जो कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, आएगा 0.74 आएगा। अब FCC में 0.74 जो फ्रैक्शन है वो एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा। यहीं पर अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई 100% में, यानी 74% ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा। अब हम इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बिगाड़ रहे हैं। बॉडी सेंटर के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन को निकालना है। फॉर बॉडी सेंटर, तो इसमें BCC Z इक्वल कितना हो जाएगा, आपको पढ़ाया था। एक तो जो बॉडी के सेंटर पर है और 8 कार्नर पर 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो एक बॉडी 2 हो गया Z। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू, तो ये आपका 8/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है। ए की जगह पर हमें 4/3 यानी 4/√3 r का होल क्यूब करना है। ये आपका आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे 16, ये ऊपर चला जाएगा 3√3 64 आर क्यूब से आर क्यूब मर जाएगा, ये 3 से 3 और 8 जा ये आपका आ जाएगा। तो ये √3 पाई/8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.68। पाई की वैल्यू तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 22/7 डालेंगे तो सॉल्व करेंगे 0.68 आएगा। अब यहीं पर हम इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका 68%। अब देखिए यहाँ से सिर्फ ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक था उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 0.52, BCC में आया है 68 और FCC में आया है 74। इससे ये पता लगता है ये पैकिंग सबसे ख़राब है, उससे अच्छी बॉडी सेंटर की पैकिंग है और FCC की पैकिंग बेस्ट है, क्योंकि इसमें एटम के द्वारा सबसे अधिक वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लिया जाता है। तो
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे और इसको आप 1-2 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपकी कंपटीशन में भी और CBSE और UP बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।